नमस्ते। जॉयराइड लर्निंग स्टोरीज में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध लेखक श्री रस्किन बॉन्ड जी की दिल को छू लेने वाली कहानी, दादी का अचार। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आती हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम इसी तरह और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। दादी जब कभी वनीला या चॉकलेट वाली मिठाई बनाती, मुझसे कहती, थोड़ी माली के बेटे मोहन को भी दे आओ। मोहन के लिए तंदूरी बतख या चिकन करी ले जाने की कोई टुक नहीं थी, क्योंकि माली के घर में कोई मांस मछली नहीं खाता था। मगर मोहन को मिठाई अच्छी लगती थी, खासकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, जिनमें खूब दूध और चीनी रहती थी। और फिर दादी के हाथ से बनी अंग्रेजी मिठाई तो वह बड़े चाव से खाता था। अक्सर हम कटहल के पेड़ को शाखाओं पर जा बैठते और मिठाई या पिपरमिंट या लसल सी चिपचिपी टॉफी के चटखारे लेते रहते। कटहल हम खा नहीं सकते थे। हाँ, उसकी तरकारी या सब्जी बनती या अचार डलता तो हम शौक से खाते थे। मगर कटहल के पेड़ पर चढ़ने में बड़ा मजा आता था। कुछ बड़े अद्भुत जीव भी उस पेड़ पर रहते थे, गिलहरियां, फल खाने वाले चमगादड़ और हरे सुग्गों का जोड़ा। गिलहरियां हमसे हिलमिल गई थीं और जल्दी ही हमारे हाथों से चीजें लेकर खाने लगी थीं। उन्हें भी दादी की चॉकलेट वाली मिठाई बहुत भांती थी। एक नन्ही गिलहरी तो मेरी जेबों में घुसकर यह खोजबीन करती कि कहीं मैंने कोई चीज छिपा कर तो नहीं रखी है। मोहन और मैं दोनों बगीचे के लगभग हर पेड़ पर चढ़ जाते थे, और यदि दादी हमें ढूंढने निकलती तो पहले आगे वाले बरामदे में से, और फिर घर के बगल वाले रसोई भंडार से, और अंत में घर की दूसरी तरफ वाले गुसलखाने की खिड़की से हमें पुकारती। वहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और जब हम दादी को कोई जवाब न देते तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता कि हम किस पेड़ पर बैठे हैं। कभी कभी होता यह कि जिस पेड़ पर हम बैठे होते, क्रेजी उसके नीचे आकर भौंकने लगता और हमारा भेद खुल जाता था। जब पेड़ों से फल बटोरने का मौसम आता तो यह काम मोहन को सौंपा जाता। आम और लीची गर्मियों में पककर तैयार होते थे। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में होता, सो मैं फल बटोरने के काम में हाथ नहीं बंटा सकता था। पपीता झाड़ों में पकता था, मगर पपीते के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तना पतला और लचीला होता है। पपीते के पेड़ से फल तोड़ने के लिए हम लंबी लग्गी लगाकर फल गिराते हैं और धरती पर गिरने से पहले ही उसे लपक लेते हैं। मोहन अचार वगैरह डालने में भी दादी की मदद करता था। दादी के अचारों की बड़ी धूम थी। तेल में तैयार किया गया आम का अचार देखकर तो हर किसी की लार टपकने लगती। तो नींबू का तीखा अचार भी लोग बहुत लुभाते थे। इसी तरह शलजम, गाजर, फूलगोभी, मिर्ची और दूसरे फलों और सब्जियों के अचार डालने में भी दादी उतनी ही निपुण थी। जलकुंभी से लेकर कटहल तक, मतलब यह कि किसी भी चीज के अचार डालने की कला में दादी माहिर थी। केन काका को अचार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं दादी से हमेशा ढेर सारा अचार डालने का आग्रह करता था। मीठी चटनी और सॉस वगैरह मुझे ज्यादा पसंद थे, मगर मैं अचार भी शौक से खाता था। यहां तक कि मिर्च मसाले वाले तीखी अचार भी मुझे अच्छे लगते थे। एक बार जाड़े के मौसम में जब दादी के पास पैसों की थोड़ी कमी हुई तो मैंने और मोहन ने घर घर जाकर उनके अचार बेचे। हालांकि दादी हर किस्म के लोगों और पालतू जीव जंतुओं को खिलाती पिलाती थीं, मगर वह कोई धनी स्त्री नहीं थी। मकान तो दादाजी उनके लिए जरूर छोड़ गए थे, मगर बैंक में रुपया ज्यादा नहीं था। आम की फसल से हर साल उन्हें खासी आमदनी हो जाती थी और रेलवे से थोड़ी पेंशन भी मिलती थी। दादाजी इस सदी के शुरू में पहले पहल देहरादून तक रेलवे लाइन लाने में मदद करने वाले अग्रणी लोगों में थे। मगर इसके अलावा दादी की आमदनी का और कोई साधन नहीं था। अब जब मैं कभी इस बारे में सोचता हूं तो देखता हूं कि उन दिनों का भोजन निराला क्यों लगता था। बस एक आध चीज रहती थी उसमें, और उसके साथ कोई मिष्ठान न होता था। यह दादी की पाक कला का ही कमाल था कि साधारण सा भोजन भी दावत का मजा देता था। दादी के अचार ले जाकर बेचने पे मुझे कोई संकोच नहीं था, बल्कि इसमें तो मजा ही था। मोहन और मैं अचार की बोतलें, शीशियां टोकरियों में भरकर घर से निकलते और घर घर जाकर उन्हें बेचा करते थे। सड़क के उस पार रहने वाले मेजर क्लार्क हमारे पहले ग्राहक थे। मेजर क्लार्क के बाल लाल लाल से थे और आंखें चमकीली नीली, और वह हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। उसमें क्या है रस्टी? उन्होंने पूछा। जी, अचार। अचार तुम खुद डालते हो? जी नहीं, मेरी दादी डालती हैं। हम बेचने आए हैं। इन्हें बेचकर हम बड़े दिन क्रिसमस के लिए टर्की खरीदेंगे। मिसेस बांड के अचार आइए। अच्छा है, पहले मेरा ही घर पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी टोकरी आनन फानन में खाली हो जाएगी। बेटे,
तुम्हारी दादी से अच्छा अचार कोई नहीं डाल सकता। ये बात मैं पहले भी कहता था और आज फिर कहता हूं। इस दुनिया में जहां बढ़िया और लजीज भोजन बनाने वालों की वैसे ही बेहद कमी है, तुम्हारी दादी तो समझो ऊपर वाले का वरदान है। मेरी पत्नी बाजार गई है, इसलिए थोड़ा तसल्ली से बातचीत कर सकता हूं, समझे? क्या क्या है इस वक्त तुम्हारे पास? जरूर ही मिर्ची का अचार भी होगा। तुम्हारी दादी जानती हैं मिर्ची का अचार मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी टोकरी में अगर मिर्ची का अचार ना हुआ तो मुझे बहुत खराब लगेगा। वास्तव में टोकरी में लाल मिर्ची के अचार की 3 शीशियां थीं। मेजर क्लार्क ने तीनों को तीनों खरीद ली। वहां से चलकर हम मिस केल्नर के घर गए। मिस केल्नर मिर्च मसाले वाली चीजें कतई पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके हाथ अचार बेचने की बात करना ही व्यर्थ था। मगर मिस केल्नर ने एक शीशी सिरके वाला अदरक खरीद लिया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी प्रार्थना पुस्तक दी। जब कभी मैं मिस केल्नर से मिलने जाता था, वह मुझे प्रार्थना पुस्तक अवश्य देती थी और यह पुस्तक हमेशा वैसी ही होती थी। आगे सड़क पर डॉक्टर दत्त रहते थे, जो अस्पताल के इंचार्ज थे। उन्होंने नींबू के अचार की कई शीशियां खरीदी। बोले कि नींबू का अचार उनके जिगर के लिए बड़ा फायदेमंद है। सड़क के सिरे पर मोटर गैराज के मालिक मिस्टर हरी रहते थे, जो नई कारें बेचते थे। उन्होंने सिरके वाले प्याज की 2 शीशियां खरीदी और विनयपूर्वक कहा कि अगले महीने हम उन्हें 2 शीशियां और दे जाएं। वापस घर पहुंचते पहुंचते हमारी टोकरी अक्सर खाली हो चुकी होती और दादी की हथेली पर हम जाकर 20-30 रुपए रख देते। उन दिनों इतने रुपयों में टर्की आ जाती थी। केन काका क्रिसमस तक वहां डटे रहे और ज्यादातर टर्की उन्हीं के पेट में गई। अब तो नौकरी ढूंढ ले तू, दादी ने एक दिन केन काका से कहा। देहरादून में नौकरियां कहां रखी हैं? केन काका झींकते हुए बोले, क्या कहता है? तूने कभी कोई नौकरी ढूंढी ही नहीं? तू क्या हमेशा यहीं पड़ा रहेगा? तेरी बहन एमिली लखनऊ में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, उसके पास चला जा। उसने पहले भी कहा था कि वह तुझे अपनी डॉर्मिट्री, स्कूल में बच्चों के सोने का बड़ा हाल का कामकाज देखने की नौकरों दे सकती है। छी छी, केन काका बोले, ईमानदारी को बात तो वह है आंटी कि तुम खुद भी नहीं चाहोगी कि मैं डॉर्मिट्री जैसे जगह पर 40-50 बावले बच्चों के साथ सिर खपाई करूं। बावले क्या होता है? मैंने पूछा। चुप रह, केन काका बोल पड़े। दादी बोली, बावले का अर्थ है सनकी। इतने सारे शब्दों का अर्थ सनकी होता है? मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। इससे अच्छा सीधे हम सनकी हो क्यों नहीं कह देते? हमारे पास एक सनकी क्रेजी है और केन काका भी सनकी हैं। केन काका ने मेरा कान उमेठा। दादी बोली, तेरे केन काका सनकी नहीं है। खबरदार, जो कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। हां, थोड़े आलसी जरूर हैं और खपती भी। मैंने कहा, सुनते हैं, वे खपती भी हैं। कौन कहता है मैं खपती हूं? केन काका क्रोधित होकर बोले, मिस लेस्ली कहती है। मैंने झुठमुठ उसका नाम ले दिया। मैं जानता था कि केन काका मिस लेस्ली पर मुग्ध हैं, जो देहरादून के फैशनेबल बाजार में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तेरी बात पर विश्वास नहीं होता, केन काका बोले। फिर भी कब मिली मिस लेस्ली तुझसे? पिछले हफ्ते हमने उसे पुदीने की चटनी की शीशी बेची थी। मैंने मिस लेस्ली से कहा कि केन काका को पुदीने की चटनी अच्छी लगती है, पर वह कहने लगी, यह चटनी तो मैंने मिस्टर हाउफ्टन के लिए खरीदी है, जो मुझे कल सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।